नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस पर्यावरण के 13वीं क्लास में। आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार यूपी टेट को टारगेट करते हुए पर्यावरण की क्लासेज आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं। कुछ बच्चे डीएलएड के बच्चे इतने नाराज़ हो गए, वो लगातार यही बोल रहे हैं क्या भैया आप डीएलएड को भूल गए हैं। तो मैं उन्हें बता दूं, यह जितने भी वीडियो जा रहे हैं क्या आप समझिए क्या आपके हित के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये सभी वीडियो आपको शिक्षक बनाने के लिए, आपको शिक्षक की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित होंगी। आज भले ही आप इन वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक समय पे, आज के समय पे जो बच्चा निशांत ज्ञान के प्रत्येक वीडियोज को देख रहा है और नोट्स बना रहा है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में वह जब यूपी टेट का एग्जाम देगा तो अपने आप को इतना मजबूत देखेगा, इतना मजबूत देखेगा कि उसे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं भारी भरकम कोचिंगों में एडमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पास इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वह उस समय तक 120 प्लस की तैयारी कर चुका होगा। हम चाहते हैं आप सभी लोग डीएलएड या बीएड ही ना करें। आप लोग वर्तमान के समय, मुझे पता है कि मेरा कितना लॉस हो रहा है। मैं चाहता तो मैं यूट्यूब पर आज 1.5 साल से काम कर रहा हूं, मुझे पूरा यूट्यूब का एल्गोरिदम पता है कि किस तरीके से आप लोगों को इंगेज किया जाता है। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके हित के लिए अपना लॉस झेल रहा हूं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोग बेहतर को और बेहतर कर पाए और आपने जो सपना अपने माता पिता को दिखाया है वह पूरा हो पाए। इस वजह से मैं ये चीजें करता हूं। ठीक है, नहीं तो मैं भी स्क्रीन पर हाथ रगड़ना जानता हूं। मैं शुरू से बताया कि मैं वो नहीं करना चाहता हूं जो तमाम लोग करते हैं। हम लीक से हट करके समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं और वही पहचान पूरे यूट्यूब पर बनाना चाहता हूं। इसके लिए ज़्यादातर बस यही चाहिए कि आप लोगों में से कुछ ही लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, तब भी निशांत ज्ञान रन करता रहेगा और निश्चित रूप से आपके खुशहाली, आपके तरक्की और आपके विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। ये मैंने नेता वाला शब्द इस्तेमाल कर दिया, आपके बढ़ोतरी मतलब आपकी सफलता के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, पर्यावरण यूपी टेट स्पेशल की आज की क्लास में हम पशुधन के बारे में बात करेंगे। मित्रों यहां से क्वेश्चन आता है कि गंगा पारी किसकी प्रजाति है, गाय की है या भैंस की है या बकरी की है या भेड़ की है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम पशु जनगणना कब हुई थी। आप सभी लोग, भारत में जो जनगणना होती है मनुष्यों की, तो उसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप भारतीय जनगणना बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन पशु जनगणना से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पशुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। और जो दुग्ध कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसे हम श्वेत क्रांति बोलते हैं, उस श्वेत क्रांति के बारे में नॉर्मल सी जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, भारत में पशुधन कुल पशुधन की संख्या वर्तमान में कितनी है। जो 19वीं जनगणना हुई थी पशुधन की, पशुओं की 19 बार जनगणना, 19वीं जनगणना हो चुकी है, अर्थात 19 जनगणना पशु की हो चुकी है। जो 19वीं बार जनगणना हुई उसमें भारत में पशुधन की संख्या 53,57,80,000 है। कितने हैं? 53,57,80,000। भारत जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है पशुओं की जनसंख्या में। भारत से ज्यादा पशु कहीं नहीं पाए जाते हैं और भारत में उत्तर प्रदेश से ज्यादा पशु कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल पशु जनगणना में भारत सर्वप्रथम है और उसके बाद टोटल पशु में अगर भारत के अंदर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं बात करता हूं। यहां पर मैंने कुछ चीजें डिनोट किया है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि भारत में सबसे पहली बार पशु जनगणना कब हुई थी, तो आप इसे नोट करिएगा। भारत में पहली बार पशु जनगणना जो है 1919 और 1920 में हुई थी। यह वही समय था जब भारत में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यह वही समय था जब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 1919 में गुलाम भारत में पहली बार पशुओं की जनगणना की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद आज तक की डेट में अगर बात करें तो 19 बार पशुओं की जनगणना हो चुकी। कितनी बार? 19 बार। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट बार पशु जनगणना कब हुई थी। यह आपका काम है, लास्ट बार पशु जनगणना कब हुई थी आप बताइएगा, सर्च करिएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में यह जनगणना होती है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से मनुष्यों की जनगणना प्रत्येक 10वें वर्ष में होती है, ठीक उसी तरीके से पशुओं की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत में जो तत्कालीन डाटा निकल करके सामने आया है। सभी डाटा, सभी ऑथेंटिक डाटा है और निश्चित रूप से मैं बताऊं तो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। यह क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, हो सकता है शायद यहां से भी क्वेश्चन मिल जाए।
भारत में पशु घनत्व कितना है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने पशु पाए जाते हैं, वो 169 पाए जाते हैं। इसमें पशु का मतलब इसमें गाय भैंस जो पालतू पशु हैं सभी कुछ आते हैं, है ना। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें केवल गाय है या भैंस है, बकरी नहीं है, बकरी भी है, कुत्ते भी हैं। तो जो पालतू पशु होते हैं उनकी बात हो रही है, समझ में आया। आगे बात करते हैं मित्रों, सर्वाधिक पशुधन की वृद्धि कहां पे हुई है। आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा पशु जनसंख्या में वृद्धि कहां पे हुई है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पशुधन में वृद्धि हुई है। वेस्ट बंगाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 23.32% की वृद्धि जो है वेस्ट बंगाल में हुई है। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज्यादा पशुओं में वृद्धि प्रतिशत के रूप में कहां पे हुई है, तो वेस्ट बंगाल में हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक पशुधन कहां पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक पशुधन जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान है, राजस्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में पशुधन पाया जाता है। ओवरऑल इतनी फैक्चुअल जानकारी थी जो आपको जानना आवश्यक है। इसके अदरवाइज जितनी भी जानकारियां हैं, भारत में गायों की परसेंटेज कितना है, भैंसों की परसेंटेज कितना है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लिखाने को तो मैं पूरा का पूरा लिखा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कभी आए हैं, ना ही कभी आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इस वजह से जो भी कंटेंट मेरी तरफ से दिया जा रहा है बिल्कुल आपकी परीक्षा को टारगेट करते हुए दिया जा रहा है। अनाप शनाप की चीजों में ना फंसे, हमारा उद्देश्य है मिशन सफलता। आगे बात करते हैं मित्रों श्वेत क्रांति के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं जो पालतू पशु होते हैं, अधिकतर लोग दुग्ध के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को पालते हैं। कुत्ता से दूध उत्पादन नहीं होता है, जिससे दूध उत्पादन होता है अधिकतर ऐसा होता है कि दुग्ध उत्पादन के लिए हम पशुओं को पालते हैं। अगर आप ग्रामीण अंचल एरिया से होंगे तो कोई ग्रामीण हाथी नहीं पालता होगा। वह जब भी पालेगा या तो भैंस पालेगा या तो गाय पालेगा, है ना, क्योंकि उसे दूध चाहिए और दुग्ध का व्यवसाय में उसे लाभ मिलता है। मित्रों बात करें, पहले जो है दूध बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होता था, अर्थात जो हमारे यहाँ नस्लें होती थी देसी नस्ल की होती थी, उनमें मतलब कि समस्या इतनी होती थी कि एक गाय ज़्यादा से ज़्यादा 8 लीटर 7 लीटर दूध जिसकी गाय दे देती थी 1960-70 के पहले, 80 के पहले, तो माना जाता था बहुत ही बढ़िया गाय आपके पास है क्योंकि 8 लीटर दूध दे रही है। लेकिन वर्तमान के समय में एक ग्रामीण में बहुत ही मतलब कि बहुत ऐसे गांव में चले जाइए जहां पे विकास कुछ न हुआ हो, लेकिन वो बेहतरीन एक गाय लाता है, वह 25 लीटर गाय से दूध दूता है। इसका मतलब यह है कि हमारे समय मतलब कि वर्तमान के समय में हमने पशुओं पर बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन विकास का काम किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह वही वर्गीज कुरियन है जिन्होंने 1946 में जो है अमूल कंपनी की स्थापना करते हैं। और वर्तमान में अमूल कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं अमूल कितना आगे चला गया है। ठीक है, तो अमूल कंपनी की स्थापना की भी बात अभी हम करेंगे। तो वर्गीज कुरियन ने जो है श्वेत क्रांति लाया था भारत देश में, और वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, वर्गीज कुरियन साहब ने। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन साहब को कहा जाता है। आप लोग अगर सर्च करके बता सकते हैं तो बताइएगा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में। ठीक है, आप लोग डेट बताइएगा, मतलब वर्ष बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का भी वीडियो से अगर जुड़ाव अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो हम प्रश्न करते हैं क्रॉस क्वेश्चन, उस क्वेश्चनों को आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोग भी हमसे लगातार जुड़ करके मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप डटे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों अमूल की। जो अमूल है इसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो है एक 14 दिसंबर 1946 को वर्गीज कुरियन साहब ने ही किया था, और इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में ही इसका मुख्यालय है और वर्गीज कुरियन साहब ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी लिखिएगा। ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ऑपरेशन फ्लड इस किससे संबंधित है, तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। बस इतना जानिएगा, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। और यह किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसमें कई चरणों में जो है दुग्ध उत्पादन का काम किया गया था, लेकिन आपको चरणों में नहीं जाना है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही आप उतनी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। बस आपको ऊपर से पढ़ना है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, 1970 में इसकी शुरुआत होती है। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, अब प्रजातियों की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मित्रों गाय की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिएगा। कंकरेज गाय की प्रजाति है, सिंधी, गिर,
थरपाकर, साहिवाल और गंगापारी, ये दोनों जो है ये सभी जो है गाय की प्रजातियां हैं। इसमें से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि सिंधी और गिरी, ये जो सिंधी और गिर नस्ल है ये कहाँ पे पाई जाती है मित्रों? यह जो है गुजरात में पाई जाती है। सिंधी और गिर नस्ल कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती हैं। अगर बात की जाए थरपाकर, ये जो थरपाकर नस्ल होती है यह जो है पाकिस्तान में पाई जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें साहिवाल की, तो साहिवाल जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाई जाती है। वर्तमान के समय में तो सारे पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद यूपी में पाई जाती है साहिवाल नस्ल की गाय। अगर बात की जाए भारत की ऐसी कौन सी नस्ल है? यह साहिवाल देसी नस्ल की गाय है, अर्थात हमारे देश में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत देश में ऐसी कौन सी भारत की नस्ल की गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो साहिवाल जो है भारतीय नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। वैसे दूध देने में फ्रीजियन है और सभी कई नस्ल की गायें हैं, तो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं फ्रीजियन वगैरह, लेकिन वो विदेशी नस्लें हैं। लेकिन साहिवाल जो है भारत की नस्ल है। और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत की नस्ल कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? साहिवाल ही। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों गंगापारी। गंगापारी जो है गाय की नस्ल है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे गंगापारी और जमुनापारी में इधर उधर करके पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इस बात को अभी मैं आगे क्लियर करता हूँ। भैंसों की प्रजाति की बात करते हैं मित्रों। भैंस की 3 प्रजातियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक है मुर्रा, एक है भदावरी, एक है जफराबादी। क्या है? मुर्रा है, भदावरी है, जफराबादी है। ये 3 प्रजातियां आपको ध्यान रखनी है। यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? तो मुर्रा है। ठीक है, जिसकी सींगें बहुत गोल गोल होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो मुर्रा नस्ल की गाय जो होती हैं, भैंस जो होती हैं सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। मैं गाय कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो वर्तमान के समय में, पहले तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुर्रा नस्ल की भैंसें ज़्यादा पाई जा रही हैं। ठीक है, पशुओं की जनगणना में उत्तर प्रदेश आगे गया, हरियाणा इसके बाद चला गया है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं भदावरी। जो भदावरी है यह भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कुछ खास जिला ऐसा है जहां पे भदावरी नस्ल की गाय भैंसें पाई जाती हैं। कौन कौन सा है? इटावा, मैनपुरी, अर्थात बुंदेलखंड से इधर वाला जो क्षेत्र है, मतलब बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड के इधर वाला क्षेत्र, इटावा मैनपुरी के बारे में आप तो सभी लोग जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का गढ़ है मैनपुरी, है ना। तो आप सभी लोग भदावरी नस्ल के बारे में जरूर जानते होंगे। और इटावा मैनपुरी के बारे में भी आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है और हर एक विधानसभा के बारे में अब वर्तमान के बच्चे तो लगातार उस जानकारी रखते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों जफराबादी। ये जफराबादी नस्ल कहाँ पे पाई जाती है? आप सभी लोग अगर आप सर्च करके बता सकते हैं तो बताइएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सर्च करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों बकरी की प्रजाति। तो बकरी की ये मैंने 3 प्रजातियां लिखा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रजाति है पश्मीना। मित्रों जो बकरी की पश्मीना प्रजाति है, पश्मीना प्रजाति जो है ठंडे स्थानों पर पाई जाती है। यह बकरी की बेहतरीन प्रजाति होती है। ठंडे स्थान का मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो है पश्मीना प्रजाति पाई जाती है। आगे बात करते हैं मित्रों जमुनापारी। जमुनापारी भी जो है बकरी की नस्ल होती है। बकरी की नस्ल जमुनापारी होती है। गंगापारी गाय की नस्ल होती है। गंगापारी ग मतलब गंगा, ग मतलब गाय, तो गंगापारी गाय की नस्ल होती है। जमुनापारी जो है बकरी की प्रजाति होती है। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बकरी को जो है गरीबों की गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी को जो है गरीबों की गाय कहा जाता है। भाई जिसके पास गाय पालने की ताकत नहीं रहेगी, गरीब रहेगा, उसके पास छोटा सा स्थान रहेगा, तो बकरी पालन करके अपनी जीविका का निर्वाहन कर सकता है, बकरी का दूध बेच सकता है, बकरी का पालन करके अपने आगे बढ़ सकता है। तो आप इसे कह सकते हैं बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों एक नस्ल और याद कर लीजिएगा अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा स्थान हो, बड़वारी। बड़वारी भी जो है बकरी की नस्ल होती है। आगे बात करते हैं मित्रों दो चीज़ें मैं और आपको याद करवा देता हूँ। मेरिनो एक नस्ल है, एक नस्ल है यॉर्कशायर। आपको ये याद रहे या ना याद रहे, लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार एक आध बार पूछा गया है। यूपी टेट के या यूटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरिनो जो है भेड़ की प्रजाति है, मेरिनो भेड़ की प्रजाति है, और यॉर्कशायर जो है सुअर की प्रजाति है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की, और यॉर्कशायर जो है सुअर की प्रजाति है। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे कुछ मैंने फैक्चुअल जानकारी मैंने लिखा है। पशुओं के मुंह में कितने दांत होते हैं? कुछ लोग आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पशुओं के मुंह में कितने दांत होते हैं? कुछ लोग कहेंगे यार 64 होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 10 दांत होते हैं। आप भैंस का दांत खोल करके देखेंगे तो बहुत ही कम दांत आपको दिखाई देंगे। तो आप अपने दिमाग लगा करके बताएंगे कि यार 8 या 10 दांत होता होगा, है ना। वैसे ग्रामीण अंचल एरिया के होंगे तो 6 दांत 4 दांत इतना तो जानते होंगे कि बछिया 4 दांत की है, भैंस 5 दांत की है, 6 दांत की है। तो
वो नहीं होता है ना। अगर बात गिनती की आ जाती है तो पशुओं के मुंह में भी 32 दांत होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पशुओं के मुंह में भी 32 दांत होते हैं और मनुष्य के मुख में भी 32 दांत होते हैं। ठीक, मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की प्रजाति है। यॉर्कशायर जो है सूअर की प्रजाति है, आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, गर्भावस्था से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्भावस्था काल किसका होता है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे ज़्यादा गर्भावस्था काल किस पशु का होता है? तो हाथी का होता है। हाथी का गर्भावस्था काल कितना होता है? 624 दिन होता है। 624 दिन का मतलब हुआ कि कितना हुआ, लगभग 2 साल के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, तो हाथी का 624 दिन होता है सबसे ज़्यादा गर्भावस्था काल। उसके बाद बात करें मित्रों भैंस की, तो भैंस जो है 300 दिन होता है। कितना होता है? 300 दिन। 300 दिन जो है भैंस का गर्भावस्था काल होता है। उसके बाद बात करें मित्रों कुत्ते की, तो कुत्ते की गर्भावस्था काल जो है 63 दिन होता है। उसके बाद बात करें मित्रों गाय की, गाय का जो गर्भावस्था काल होता है मित्रों 283 दिन होता है। कितना होता है? 283 दिन। अब गर्भावस्था काल तो आप सभी लोग जानते हैं, गर्भ से लेकर के बच्चे के प्रसव तक की अवस्था को गर्भावस्था काल कहा जाता है ना। अब कुछ लोग जानकार लोग पूछेंगे सर गर्भावस्था काल आपने बताया नहीं, तो ध्यान रखिएगा। बकरी क्या होती है? बकरी की 150 दिन होता है। कितना होता है? 150 दिन, अर्थात 5 महीने। शेर की बात करें मित्रों, शेर का जो है 110 दिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पशुधन के बारे में जो फैक्चुअल जानकारी थी आपको मैंने देने का प्रयास किया और उम्मीद है कि अच्छा, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आप चाहते हैं कि निशांत ज्ञान रन करे, निशांत ज्ञान आपके हित के लिए लगातार काम करता रहे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। अभी वर्तमान के समय में मैं दिन भर में 10 वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि आज की डेट में अगर पर्यावरण की क्लासेज में 20, 25, 30 क्लासेज खींच देता हूं, मतलब 25, 30 क्लासेज में आपको दे देता हूं, इतना आप श्योरिटी के साथ ले सकते हैं कि उसी 25, 30 क्लासेज में से आपको जो है 20 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 20 से अधिक क्वेश्चन उसी 20, 25, 30 क्लासेज में से मिल जाएंगे। जिसे 20 से अधिक नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको 100, 150 क्लासेज देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं 25 से 30 क्लासेज में आपको 20 से अधिक नंबर दिलवा दूंगा, है ना। केवल आपको हमारे ऊपर भरोसा करना है कि पर्यावरण बहुत ही आसान है, बहुत ही सीमित कंटेंट है पर्यावरण का, मैं आपको पूरी तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, केवल 20, 25, 30 हो जाएगा। उसके बाद हिंदी की काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत मुझे पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड में भी मैंने कोई वीडियो नहीं दिया है और मनोविज्ञान पे तो मैंने वीडियो दिया है बाल विकास पर। तो मुझे पता है कि शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आपका छूट रहा है, क्योंकि आपको यूपी टेट में भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो मैं निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और 20-25 वीडियो चल जाए, अभी आपका एग्जाम भी नहीं आने वाला है, मैं 8 से 10 वीडियो में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को लपेट के गिरा दूंगा, है ना। अर्थात इतनी अच्छी तरीके से कवर, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पूरी किताब आपका इसे खसेड़ दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है पढ़ाई करने के बाद, उसे मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आप सभी लोग निशांत ज्ञान को इसी तरीके से आप अपना प्यार और आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाने का संकल्प जो लिए हैं आप सभी लोग। और हमारा जो संकल्प है, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में एक शिक्षक की नौकरी जानी चाहिए, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में एक रोशनी जलनी चाहिए, उसे आप जरूर पूरा करेंगे। और लगातार हमें उत्साहवर्धन करने के लिए एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लिख सकते हैं। हमारा प्रयास है बेहतर को और बेहतर बनाने का। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।